क्लास 12 में जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने मॉडल क्वेश्चन दिया है उनका हम आपको सॉल्यूशन वीडियो देते जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए जिन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको बोर्ड पर करके देते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिमांड किया जा रहा, आप बताइए सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। और सब लोगों को याद होगा मोलरिटी इज इक्वल टू mass of solute by molecular mass of solute into 1000 by volume of solution in ml। तो याद कीजिए 2 ग्राम NaOH, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम। NaOH का मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 40 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो 200 ml। 200 ml आप आराम से इसको कट कीजिए, ये हो चुका आपका 5, ये हो गया 10/40 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिख सकते हैं, मोलरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल शॉर्ट भी आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इसमें से किस पदार्थ का वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे कम होगा। तो गौर करिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए जितना दबाव डालते गिवन टेम्परेचर पर, हम उसी को नाम देते वेपर प्रेशर। तो जिन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, पकड़ मजबूत होगी, उनके वेपर प्रेशर का मान कम होगा। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन वाटर की तुलना में उसकी पकड़ कमजोर होगी। ईथर में तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कमजोर होता। और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की पकड़ इन सबों की तुलना में मजबूत होगी। और जिनमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में ए और ए के बीच में इंटरेक्शन पकड़ मजबूत होगी, उसके वेपर प्रेशर का मान लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके सॉल्यूशन आपके पास उपलब्ध हैं जिनसे आप उसको देखते हुए आगे बढ़ सकते हो। केबी का यूनिट क्या होगा ये बताएं। तो सब लोगों को याद होगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। और याद कीजिए केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई मोलैलिटी। डेल्टा टीबी टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट हो गया केल्विन। और याद कीजिए मोलैलिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी। पर केजी यूनिट ऊपर कर दीजिएगा तो यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल। और ध्यान दीजिएगा यही यूनिट केबी और केएफ दोनों के यूनिट एक जैसे होंगे। जो केबी का यूनिट है वही केएफ का यूनिट है, दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से अगर आप 1 मोल एल्युमिनियम को प्राप्त करते तो बताइए कितने चार्ज लगेंगे। तो गौर करिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड चार्ज अगर याद करें तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। और यहाँ पर कितना चार्ज, लेकिन आपको प्राप्त करना है, याद कीजिएगा 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करना है। तो ये हो गया 1 मोल एल्युमिनियम। और यहाँ पर इसके लिए गौर करिएगा +6/2 इज इक्वल टू +3। तो 1 मोल एल्युमिनियम पर यहाँ कितना चार्ज है +3। तो +3 को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए याद कीजिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज बनेगा इज इक्वल टू 3 फैराडे। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न आपका मिला जो किसमें मोलर कंडक्टिविटी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो याद कीजिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, सब लोगों का पढ़ा हुआ, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलरिटी। और थ्योरी याद कीजिए, जिसकी मोलरिटी जितनी ज्यादा अधिक होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी कम होगी।
और जिसकी मोलरिटी जितनी कम होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो आपको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा 0.001 m। क्यों? क्योंकि मोलरिटी जितनी कम, इससे बड़ा सारा वैल्यू, मोलरिटी जितनी कम होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा अधिक होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो बताएं 0.1 m NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब NaCl के सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दी गई, तो NaCl के सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई 0.1 m। कहता है इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको आप नाम कंडक्टिविटी देते याद कीजिए कपा, is equal to 1.01 into 10 to the power -2 यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर दे दिया गया। कहता है मोलर कंडक्टिविटी निकाले, तो याद होगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, बाई मोलरिटी वैल्यू याद कीजिए। कप्पा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कप्पा इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 बाई मोलरिटी कितना हो गया, तो मोलरिटी 0.1, तो 0.1 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 10 को ऊपर कर दीजिए, पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आपका मिलेगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2। पूरे को 10 को ऊपर कीजिए, तो 10 को ऊपर कीजिए और ये 10 टू द पावर -2, ये आप इसके साथ कैंसिल कीजिए, ये आपको वैल्यू प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया जो रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन, हमेशा याद रखिएगा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर रेडिएशन अल्फा या बीटा या गामा रेडिएशन करने के बाद जब दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता तो इसको रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, क्षय कहते हैं। ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। इसमें ये पूछा गया जो आपके पास एक रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का एक ही यूनिट है, तो थ्योरी आप याद कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट याद होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन के ये यूनिट हो गए। और याद कीजिए रेट कांस्टेंट nth ऑर्डर के लिए एक नाम याद होगा लालमोहन सिंह, लीटर पर पावर n-1 मोल पर पावर 1 - n सेकेंड -1। अब n का ये वैल्यू आप याद कीजिए, जैसे ही आप 0 डालेंगे तो ये दोनों यूनिट बराबर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 0 डाले तो याद कीजिए ये हो गया 0 - 1, याद कीजिए ये हो गया 1 - 0 मतलब मोल, ये हो गया पर सेकेंड, इसको रीअरेंज कर दीजिए तो ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब ये वैल्यू आपका मिल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के यूनिट एक ही होते हैं। अगला पॉइंट, इसमें पूछा गया एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, जिस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू याद कीजिए, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। अब इसमें डिमांड किया जा रहा है जो बताइए हाफ लाइफ पीरियड इसका क्या होगा। तो सब लोगों को याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, मतलब 0.693 के का वैल्यू डाल दीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो गया 0.693 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2। आप आराम से इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपको मिलेगा 34.65। इसको डिवाइड कीजिए, पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये क्वेश्चन आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेंगे तो उसके कौन सा उसका रेट जो होगा वो डिक्रीज होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी, जो आप विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ले रहे या विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ले रहे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट वैल्यू होता, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसका जो रेट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। ये हो गया इसका पॉइंट, चूंकि इसमें
जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डाला गया तो वो वैल्यू हम डाल दिए, लेकिन याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट होने पर ये क्वेश्चन और क्लियर होना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया, इसमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड है? तो कई बार आप सब लोग जानते हैं डीडी ट्रांजिशन थ्योरी इसका कहता है जिस किसी भी आयन में डी का कन्फिग्रेशन 1 से लेकर 9 हो तो उसमें एक घटना होगी, वो कहलाएगा डीडी ट्रांजिशन, जिसमें लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाता और इस कारण से कलर होता है। तो सबके कन्फिग्रेशन को आपको चेक करना होगा कौन सा कलरलेस है, मतलब D1 से D9 तक होने पर वो क्या होता, कलर्ड। और जैसे ही वो कन्फिग्रेशन D0 या D10 हो जाए समझ जाइए वो क्या होगा, कलरलेस। तो आपके प्रश्न में चूंकि कलरलेस की चर्चा है तो आपको खोजना है किसमें D0 या D10 होगा, ये आपको सर्च करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जिंक +2 में कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा 3D10, बाकी में मिला लीजिएगा D1 से D9 के बीच में होगा, मतलब दे आर कलर्ड, सब कलर्ड होंगे सी को छोड़कर, और जिसका रीजन हो गया डीडी ट्रांजिशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल के ज्यादातर कंपाउंड्स कलर्ड होते, क्यों, कारण बताओ, इसका नाम हो गया ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिले, कौन सा ट्रांजिशन मेटल ऐसा है जिसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा? इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको आप रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला याद होगा √n/n+2bm, और यहाँ पर n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब थ्योरी ऐसे निकलेगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबके कन्फिग्रेशन को क्विक में चेक कर लीजिए। Cu2+ के कन्फिग्रेशन हो गए आर्गन 3d9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। निकल, निकल में ये हो गया आर्गन, निकल का एटॉमिक नंबर 28, कन्फिग्रेशन 3d8 4s2 +2 2 को लॉस कर दें तो ये क्या हो गया 3d8। कोबाल्ट, कोबाल्ट में याद कीजिए 3d7 4s2 +2 मतलब 2 का लॉस। आयरन में याद कीजिए आर्गन 3d6, याद होगा डी में 5 ऑर्बिटल। हुम के नियम से भरना चालू कीजिए, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मिले, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्रम याद रखिएगा। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हम लोग पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम किसका होगा जो यहाँ पूछा गया, ये भी पूछ सकते हैं मिनिमम किसका होगा, ये भी पूछ सकते हैं इसको बढ़ते घटते क्रम में आप कैसे सजाएंगे, अलर्ट इसको करके रखिए। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से NiCN2- में निकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक टेक्निक याद रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान, ये जनरल टेक्निक बहुत मदद करता है स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 है और आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड में ध्यान देना है CO हो गया, NH3 हो गया, Cn- हो गया, इन पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, अंदर में अगर d ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा, d ऑर्बिटल खाली नजर आ रहा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। जैसे आप यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालें तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त होगा +2। निकल का एटॉमिक नंबर 28, कन्फिग्रेशन आर्गन 3d8 4s2। निकल 2+ में जाएं, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बन गया आर्गन 3d8। 3d8 अगर आप लेकर चलें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, पेयरिंग हुआ तो आपका ये ऑर्बिटल एक खाली बना, ऑर्बिटल जैसे खाली हुआ तो ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा और ये क्या बन गया इज इक्वल टू DsP2। लेकिन अगर ये ऑर्बिटल पूरा भरा होता
उस कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर भी बाहर के ऑर्बिटल को लेना है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर याद होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता था, इनर ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में लेना था। अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसा कर दिया जाए जो Ni Cl होल 4 2 माइनस में Ni का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो थ्योरी याद रखिएगा इसमें Ni के लिए ये लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो वीक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर याद होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसकी ज्योमेट्री भी याद कीजिए, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और DsP2 के लिए याद कीजिए इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। हम क्वेश्चन के अलावा भी जो और संभावित क्वेश्चन होता उसको भी टच करते हुए आगे बढ़ रहे, सिर्फ सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहे। अब यहीं पर एक टुकड़ा और एक पॉइंट और भी आप समझ लें सब लोग, क्योंकि ये भी आपकी बहुत मदद करेगा, ये पीस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 हो गया, तो खाली इतना ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, उसकी ज्योमेट्री हर हालत में होगी ऑक्टाहेड्रल। ये तो ज्योमेट्री 100% है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, नाम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके पास वीक लिगेंड हो तो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, आपके हाइब्रिडाइजेशन होंगे सेंट्रल मेटल के लिए sp3d2। एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं दे दिया गया FeCN का होल 6 3 माइनस, या यहाँ दे दिया गया Fe6 Fe और यहाँ दे दिया गया 4 माइनस, कोई भी। ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग में याद रखिएगा, बिल्कुल इजी रहिएगा, CO CN माइनस NH3 दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कॉमन जो टेक्स्ट बुक में होता। बाकी जो लिगेंड हैलाइड वगैरह है वो सब वीक लिगेंड आपके हो गए। तो इसमें क्वेश्चन का दायरा भी आपका बढ़ गया। इसमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, तो याद कीजिए H2O का नाम एक्वा न्यूट्रल लिगेंड, NH3 का नाम एमाइन न्यूट्रल लिगेंड, ONO का नाम नाइट्रीटो O, इस पर चार्ज -1, ये एक एनाइनिक लिगेंड है। और CO का नाम कार्बोनाइल आपको याद होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक करिएगा, आपको ये हम टीचर पूछ सकते हैं कौन सा एम्बिडेंट लिगेंड, मतलब दुमुहा लिगेंड है, उसमें याद होगा साइनो आइसोसाइनो नाइट्रीटो O नाइट्रीटो N, ये भी एक संभाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और पूछ सकते हैं टीचर आपसे, कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट में याद होगा ऑक्सलेटो इथेन 1,2 डाइएमाइन, और फिर एक नाम और याद रखिएगा वो है ग्लाइसिनेटो। तो ये 3 नाम बाइडेंटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा आपके पास। अगला क्वेश्चन आ गया, इस कॉम्प्लेक्स में बताइए कितने आयंस आपको मिलेंगे। वेरी सिंपल, ये जो बड़े ब्रैकेट का पोर्शन है याद होगा इसे नाम देते थे कॉम्प्लेक्स पार्ट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कभी भी आयनाइज नहीं होते स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए। जैसे इसको बाहर में याद होगा ये होता था आयनिक पार्ट, आयनाइजेशन स्फीयर। जैसे ही वाटर में डालेंगे तो इसके 4 क्लोराइड आयन बाहर निकलेंगे, और 4 क्लोराइड आयन इससे बाहर निकल गए पूरा पार्ट, तो ये 4 क्लोराइड बाहर निकले और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना, होल 6 पूरा कॉम्प्लेक्स बना। अब इस पर -4 अगर चार्ज है तो यहाँ पर +4 चार्ज बना, तो 1 आयन तो ये खुद बन गया और 4 आयन ये बन गया, तो टोटल आयंस आपके कितने हो गए इज इक्वल टू 5। हर वेराइटी के क्वेश्चन को टैग करके रखिएगा, उसके इर्द गिर्द भी थोड़ा ट्विस्टिंग हो सकता है पेपर में, नर्वस नहीं होइएगा, वेरी इजी टू प्रिपेयर। इसमें से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है, तो याद कीजिए वेरी सिंपल थ्योरी, जिस लिगेंड की डेंसिटी 2 या 2 से अधिक होगी, जब वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को नाम देते चिलेट रिंग, और इस घटना को नाम देते चिलेशन। इसमें एक नाम आपके पास ऑक्सलेटो, और याद कीजिए ऑक्सलेटो का ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, और ये हो गया ऑक्सलेटो। अब ये ऑक्सलेटो जब सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ेगा
तो ऑटोमेटिक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये चिलेट का निर्माण करेगा। बाकी जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो चिलेट का निर्माण कभी भी नहीं करते। अगला पॉइंट मिला, इसमें से कौन मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करेगा। बहुत सिंपल था, इसका पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। इसमें कहता है किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हैं तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो मार्कोनिकॉफ का पालन तो वो करेगा जो अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, अल्काइन अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ पर 2 कार्बन में नहीं फॉलो करेगा क्योंकि 2 कार्बन का अल्कीन सिमेट्रिकल होता। 3 कार्बन फॉलो करेगा लेकिन ये भी सिमेट्रिकल है, नहीं करेगा। यहाँ पर ये करेगा और यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल है। योर आंसर विल बी सी। और यहीं पर एक बार ये व्हाट हैपेन व्हेन में भी पूछा जाता और फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन ये होता जो बताइए HBr के साथ अगर हम H2O2 डाल दें, इस रिएक्शन को नाम देते थे एंटी मार्कोनिकॉफ या दूसरा नाम देते थे खार्स पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें ये काम उल्टा होता था, मतलब नेगेटिव पार्ट ज्यादा वाले पर जुड़ता था और याद कीजिए प्रोडक्ट बनता था 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो व्हाट हैपन व्हेन के लिए भी ये रिएक्शन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये रिएक्शन जरूर तैयार। अगला पॉइंट आपका मिला, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो थ्योरी ऐसे याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादातर पाए जाते उनका नाम है वंडरवाल फोर्स। और यहां थ्योरी ध्यान रखना है, वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और थ्योरी जितना बड़ा आकार होगा वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा अधिक होगा, और वंडरवाल फोर्स जितना ज्यादा अधिक होगा उसकी पकड़ उतनी मजबूत होगी, और पकड़ जितनी मजबूत होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। थ्योरी में याद रखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे, जितना ज्यादा कार्बन का ब्रांच होगा वो स्ट्रक्चर उतना स्फेरिकल बनता जाएगा, और स्फेरिकल बनता जाएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे। तो इन सबों में सबसे ज्यादा लीनियर स्ट्रक्चर आपका बी वाला 1 2 3 4 सबसे ज्यादा इसका मिलेगा। अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर Cl के जगह पर अगर F हो जाए, Cl हो जाए, Br हो जाए, I हो जाए, तो I का याद होगा ऊपर से नीचे आने पर साइज बड़ा, जितना बड़ा साइज होगा उसकी वंडरवाल फोर्स उतनी मजबूत होगी और उनके बॉइलिंग पॉइंट उतने हाई होंगे। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन हो गया, कौन सा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता। तो याद होगा SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप की प्रक्रिया है, एक स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण होता। तो इन सबों में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फिजन के कारण जो कार्बोकेटायन बनता है वो 3 डिग्री का बनता है, और आपको पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जो ईज ऑफ हाइड्रेशन आपको बताना है, जो मतलब डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब अल्कोहलिक KOH डालने पर किसमें कितनी आसानी से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ भी वही है जो टॉपिक बताए, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अगला एक एग्जाम्पल आ गया, जो इसमें से कौन सा हेलो अल्केन ऐसा है जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, मोस्ट रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन में भाग लेता। तो गौर करिए, सबसे पहला टारगेट तो होता जैसे FClBrI, तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बड़ा, आकार बड़ा तो दूरी अधिक, दूरी अधिक तो पकड़ कम, दूरी अगर अधिक हो गई तो उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। बॉन्ड के साथ बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन का हम यहाँ पर बॉन्ड बना लें, कार्बन का हम F के साथ बॉन्ड बनाएं, या Cl के साथ बॉन्ड बनाएं, या Br के साथ बॉन्ड बनाएं, I के साथ बॉन्ड, जितना आकार वहां ये दूरी बढ़ती चली जाए, ये दूरी बढ़ेगी तो इसकी जो पकड़ होगी वो कमजोर होगी। वंडरवाल क्या है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। यहाँ क्या है, एक बॉन्ड के बारे में बात हो रही। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्लोरो, यहाँ ब्रोमो,
तो क्लोरो के कंपैरिजन में बात तो ब्रोमो पर आकर टिकेगी। तो हमारे पास दो संभावित आंसर बी और डी हो सकते। सी और ए तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि Cl की तुलना में ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव। अब यहाँ पर जब भी Br डिटैच होगा, हटेगा, तो याद कीजिए चार्ज बनेगा प्लस। तो अगर 2 डिग्री के कार्बन से अगर Br हटता है, Br माइनस, तो ऐसी हालत में बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर 1 डिग्री से हटता है तो बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आपको पता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जो इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। याद होगा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग डालिएगा तो वो लिए दिए याद होगा एसिड पर चला जाता था, वीक डालिएगा तो आप कहाँ पहुंच के रुक जाइएगा, एल्डिहाइड पर पहुंच के रुक जाइएगा। नेक्स्ट, सोडियम फिनॉक्साइड पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ये रिएक्शन बताए थे, रिएक्शन का नाम था कोल्वे रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अगर सोडियम फिनॉक्साइड लेते और सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 डालेंगे 125 डिग्री सेल्सियस, एसिडिक मीडियम, बाद में एसिड डाल देंगे, तो आपके कंपाउंड बनेंगे सैलिसाइलिक एसिड। कोल्वे रिएक्शन में आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगला एक एग्जांपल बना, जो किस टेम्परेचर पर, तो ये बहुत फेमस और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हमने इस्तेमाल किया था, याद कीजिए इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल पर हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाले, कॉन्क H2SO4। ये दो कंडीशन में था, याद होगा, एक 160 से 170, मतलब ये हो गया 433 केल्विन से 443 केल्विन के बीच में। इसमें डिहाइड्रेशन के बाद याद कीजिए प्रोडक्ट बनता था अल्कीन। और जब 140 पर काम करते थे, तो मतलब 413 केल्विन पर काम करते थे जो टेम्परेचर, तो ऐसी हालत में ये प्रोडक्ट बनता था ईथर। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा, जो किस टेम्परेचर पर इथाइल अल्कोहल से ईथर मिलेगा, ईथर के लिए आपको 140 या 413 केल्विन का टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना होगा। इस टेम्परेचर पर तो आपका अल्कीन बन जाता, रिएक्शन याद रखिएगा। और 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हो गया, जो 1 ब्यूटीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा। 1 ब्यूटीन, तो गौर करिए, दिस इज द एग्जाम्पल ब्यूटीन, दिस इज द एग्जाम्पल ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन एग्जाम्पल हमने ले लिया। ओजोनोलाइसिस में याद होगा सब लोगों को पढ़ाया जा चुका, वेरी गुड क्वेश्चन। अलग अलग कंपाउंड दिया जा सकता, याद होगा O3 प्लस ZnH2O। डबल बॉन्ड को लोकेट कीजिए, बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन डालिए, याद होगा ऐसा प्रॉब्लम कई बार हो चुका था। हम ये कंपाउंड, आपको अलग अलग कंपाउंड भी मिल सकता है, टेंशन नहीं लेना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ 1-1 ऑक्सीजन डाल देना, कंपाउंड बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और कंपाउंड बन गया प्रोपेनल या प्रोपायनल्डिहाइड। तो आपके आंसर हो गए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए के द्वारा आप ढेर सारे रिएक्शंस, ढेर सारे पॉइंट को आप देखें, इसको अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जैक बोर्ड के बच्चों के लिए हम आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी को एक साथ कंबाइन करके दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।